नेटफ्लिक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। चीन ने नेपाल और पाकिस्तान के साथ मिलकर तिकड़ी बनाकर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह शैतान तिकड़ी उस चक्रव्यूह में खुद घिर गई है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने जवान जरूर बॉर्डर पर भेज रहा है, लेकिन जो आतंकी भेजे गए उन्हें कैसे चुन चुनकर हमारी सेना जहन्नुम पहुंचा रही है। चीन की चालबाजी अब काम नहीं आएगी, क्योंकि चीन पाकिस्तान और नेपाल की इस तिकड़ी पर भारी पड़ रहा है हिंदुस्तान। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। भारत के खिलाफ शैतान तिकड़ी। पाकिस्तान कर रहा ड्रैगन की सवारी। नेपाल बना चीन की कठपुतली। भारत को घेरने के लिए चीन, पाकिस्तान और नेपाल की शैतान तिकड़ी एक हो गई है। भारत के सामने सिर उठाने की हिमाकत कर रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान चीन के इशारे पर नाच रहा है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक सेना की 2 डिवीजन को तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना के एलओसी के नजदीक लगभग 20,000 सैनिकों की तैनाती को भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। साफ है, इमरान खान की आतंकी सेना चीन का कर्ज उतारने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी चीन के इशारे पर भारत के सामने फन उठा रहे थे। भारतीय भूभाग पर दावा करने वाला नक्शा अपनी संसद से पास कराकर नेपाल के पीएम ने खुलकर चीन का गुलाम होने के सबूत दे दिए। लेकिन ओली सरकार का नेपाल में खुद ही विरोध शुरू हो गया। नेपाल के लोग किस तरह से हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, ये केपी शर्मा ओली को अब खुलकर समझ आ रहा है। भारत से संबंध बिगाड़ने का नतीजा ओली की अपनी पार्टी के नेताओं ने ही इस्तीफे की मांग कर दी है। भारत की तैयारी के आगे चीन के पीछे चले ओली और इमरान, लेकिन इस तिकड़ी से निपट रहा है हिंदुस्तान। भारत के आगे ये तिकड़ी खुद ब खुद बेदम हो रही है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, चीन के इशारे पर कब तक नाचेगा पाकिस्तान? सवाल पूछ रही हूं कि नेपाल को चीन की कठपुतली बनना पड़ गया भारी। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि चीन की वजह से गिरेगी नेपाल की सरकार। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि चीन का साथ देकर फंस गए नेपाल और पाकिस्तान। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कर्नल RSN सिंह जुड़ रहे हैं महाभारत में, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट श्रीराम चौलिया जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा। पाकिस्तान से हमारे दोस्त फकर यूसुफजई जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से, साथ ही राजा फैजल थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और साथ ही नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूँ फकर यूसुफजई के साथ और के सिन्हा के साथ। फकर यूसुफजई साहब, नेपाल में जो हाल है, सरकार गिरने के कगार पर है, वही हाल पाकिस्तान में भी हो सकता है। सर देखिए, जो नापाक दोस्ती होती है वो बहुत दिन तक चल नहीं पाती। नेपाल से ही सीख लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच सुचारिता फॉर इनवाइटिंग। लेकिन जो बात आप कर रही हैं, आपकी रिपोर्ट को भी मैंने सुना, तो उसमें आपने बात की कि नेपाल जो है वो चाइना का गुलाम बन गया है या कोई भी हो गया। हालांकि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नेपाल के साथ, तो इस तरह की बातें करना, हो सकता है आज आप लोगों के बीच में कोई मसला हो, चाइना के साथ मसला हो, लेकिन बीच में दोस्तियां भी होती रहती है। तो एक तो ये चीज। दूसरी बात आपने की पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान की आपको भी पता है, बल्कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती है। तो ऐसे मौकों पे अगर कोई चीज आती है, कोई मसला आता है, तो आपके भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े ममालिक आपके दोस्त हैं, आपके साथ भी है हमारी। फकर साहब, दोस्ती तो आपके साथ भी है हमारी, लेकिन दोस्ती निभाई दोनों तरफ से जाई जाती है। दोस्ती को निभाने का उसूल है सर, दोनों तरफ से निभाई जाती है। दोस्त तो आप भी हैं हमारे,
लेकिन क्या करें सर, दोस्ती निभाते नहीं है। समस्या ये है कि जब आप निभाएंगे तो उसका सिला मिलेगा। मेरे जनरल के से ना बोलना चाह रहे हैं सर, मैं गलत कह रही हूँ क्या? जी देखिए आज यूसुफ भाई मैं आ रही हूँ फकर साहब, मैं आ रही हूँ। देखिए तिगड़ी की जो सर्वनाश का इन्होंने द्वार खोला, जिन्होंने अपने सर्वनाश का खुद का द्वार खोला, बोलते हैं ना सांप छुछुंदर की हालत हो गई है। आप पाकिस्तान को देखिए, ISPR कहता नहीं हमने नहीं भेजा, सुकार्दू में हम नहीं भेज रहे हैं। सांप छुछुंदर की हालत हो गई है। मैं बताता हूं, होने दीजिए और 2 महीने मैं आपको बोलता हूं, जिस तरह से पूरी दुनिया लामबंद हो रही है, जिस तरह से मार पड़ रहा है हिंदुस्तान से चारों, ये सारे आपके पीछे आएंगे सुचारिता जी, आपसे बोलेंगे कि कृपया हमें समय दें, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। समय ये आ गया है। नेपाल में आपने सुन लिया, प्रचंड साहब घूम रहे हैं, कहते हैं कि सर आपकी बात से एक बात बिल्कुल सही है। KP शर्मा ओली, मेरे जनरल सिन्हा, आपकी बात से एक बात मुझे तो समझ आ गई, पता नहीं फकर यूसुफजई को समझ आई है कि नहीं, कि नेपाल भी समझेगा अपनी गलती कि हिंदुस्तान का साथ ही सही साथ था, और पाकिस्तान भी शायद देर आए दुरुस्त आए समझ ले सर। वहां की आवाम तो शायद ये समझती ही है, अभी नेता नहीं समझते, वो भी समझ लेंगे। ये इस तरीके से दोस्तियां जो है ना, दोस्तियां जबरदस्ती से नहीं होती, ना डराने धमकाने से होती है। जिस तरह आप कह रहे होते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है वैसा मुल्क है, एक सेकंड फकर साहब एक मिनट, कि अगला छोटा है आपको कुछ कह नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। इस तरह दोस्ती नहीं। जी मेरे जनरल सिन्हा अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं गोपाल जी के पास जाऊंगी। जी यूसुफ जी, मैं कह रहा हूं घई साहब, देखिए आपके भी पाकिस्तान से बहुत कॉलें आ रही हैं कि किसी तरह से संबंध सुधार लीजिए। आप कह रहे हैं, एक कहता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट आदमी कि देखिए वो हम अल बदर नहीं ला रहे हैं, चाइनीज के एजेंट्स आए हैं उनसे मिलने के लिए, हम चाइना को नहीं देंगे। और ISPR कहता है कि सुकार्दू में तो हमने 80 प्लेन का हम अनुमति नहीं दिया, 2 डिवीजन भेजा ही नहीं। जब आप किसको झूठलाएंगे भाई साहब मेरे, आप बताइए जो आप कर रहे हैं, चाहे वो फकर साहब ये बात मैंने पहले भी कही थी। मैं राजा फैसल के पास जाऊंगी, उस बात को लेकर कि किस तरह से सर बालाकोट में हमने स्ट्राइक की थी, तब भी उतनी तैनाती नहीं की थी आप लोगों ने जितनी अब कर दी है। तो अब क्या डर लग रहा है? अभी चीन जो कहेगा उसे तो सुनना ही पड़ेगा, इसलिए की गई है तैनाती। पहली बात तो ये है कि जो आप हवाला दे रही हैं कि बालाकोट पे आपने एयर स्ट्राइक किया, वो पेलोड गिराया था, वो अपने पायलट से जाके पूछ लें कि उन्होंने पेलोड क्यों गिराया था। दूसरे दिन फिर जो उनके साथ हुआ था वो भी सारी दुनिया को पता है, सारे मीडिया पे उसकी बात चली। रही बात नेपाल की और भूटान की और पाकिस्तान की, राजा फैसल साहब नेपाल की बात गोपाल जी से करेंगे, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए। सर नेपाल के लिए गोपाल जी है, उनके पास जाऊंगी मैं। हाँ, तो आप ये कह रही हैं कि हमने तैनाती नहीं की थी। आपको मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि तैनाती साल के 365 दिन, मैं ये कह रही हूं कि चीन की हाँ में हाँ मिलाना कब बंद करेंगे, मैं ये कह रही हूं 365 दिन रहती। मैं ये कह रही हूं कि कब कर्ज से उबर पाएंगे, कौन मिला रहा है भाई, कब कर्ज से उबर पाएंगे? आपको एक चीज नजर नहीं आ रही कि इंडिया ने चीन की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे राजा फैसल, आपको हेजेमोनिक, राजा फैसल आप चीन की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, छोटे कंट्रीज के, आप चीन की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, तरफ हेजेमोनिक बनाया हुआ था। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। हम उनके एलाय हैं भाई, एलाय ओपनली उनके एलाय हैं, हम उनके फ्रेंड्स हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एलाय हैं हम लोग। एलाय किस, हम लोग एलाय हैं, एलाय है या उनके पैसे पर चलने वाला देश बन चुके हैं? सर एलाय तो बराबरी के होते हैं, जो मुल्क उनके पैसे पर चल रहा है वो एलाय नहीं हो सकता, वो सिर्फ उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाने के लिए होता है। आपने देखा नहीं कि बराबरी के साथ हम जेएफ थंडर्स बना रहे हैं, इसलिए तो कह रही हूँ मैं। आपने देखा नहीं कि हम मैं गोपाल जी के पास जा रही हूँ, जेएफ थंडर्स बना रहे हैं, वो जेएफ थंडर्स जो कि आपके मिग 21 को तबाह करते हैं। सर ये आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान और हमारे चाइना एक की सीरियल आता था दोस्ती मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वैसे ही पाकिस्तान के हसीन सपने वो देखते रहिए आप सब।
सर उस पर कोई पाबंदी नहीं है, नो पाबंदी एट ऑल। आप हसीन सपने देखिए। मैं गोपाल जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट, मैं गोपाल जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं सुनिए गोपाल जी को लीजिए, मैं श्रीराम चौलिया को लूंगी उनके साथ। गोपाल जी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ सर, एक नक्शे को बदलकर आपने मोर्चाबंदी करने की कोशिश की भारत की, लेकिन ओली जी की खुद की मोर्चाबंदी हो गई नेपाल में। अब देखिए, ये मोर्चाबंदी तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं इस चीज को खारिज करना चाहूंगा जी कि नक्शा बनाना नेपाल का अपना क्लेम है और वो क्लेम पे कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अमल करना भी जरूरी था। इसीलिए सबसे पहले ये हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि नक्शा नेपाल की सरकार ने जारी करने के बाद में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं था खास करके, इसीलिए वो रखना जरूरी था। अब रही बात की अलाई बनाने की, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि वो अगेंस्ट ऑफ इंडिया चला गया है। उससे बात हो सकती है, उससे डिबेट हो सकती है, और अपने अपने जो प्रूफ हैं, एविडेंसेस हैं, रखने के बाद में उसको सेटल करने में क्या जाता है। तो मेरा कहने का ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड क्लियर की है कि वो जो अगर हम लोग लिम्पिया धुरा तक अगर क्लेम करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली का क्लेम करेंगे। लेकिन जी मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे बस, गोपाल जी, गवर्नमेंट अगर इसको अगेंस्ट, गोपाल जी आपने कहा आप जो कुछ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं, तो सर ओली जी की भी जो मोर्चाबंदी हो रही है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली ही होगी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या भारत के साथ ना आकर भारत के खिलाफ खड़ा होना आपके देश में प्रधानमंत्री के लिए भारी नहीं पड़ रहा है? प्रधानमंत्री के लिए भारी नहीं पड़ रहा है? इसमें भी थोड़ा सा देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो पार्टी में जो अंदरूनी इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं लीजिए। सबसे पहले ये प्रधानमंत्री हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका से चुन के आए हैं, उनकी पार्टी भी जब चाहेगी तो उनको बुला सकती है और उनको फिर किसी दूसरे को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सर आप भी जानते हैं गोपाल जी कि वो नाराजगी क्यों है। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रही हूँ कि चीन और भारत के रिश्ते इतने पुराने रहे, लेकिन माफ कीजिएगा, भारत और नेपाल के रिश्ते इतने पुराने रहे, लेकिन चीन के बहकावे में आकर अगर कुछ किया जाएगा तो उसका हश्र तो जमीनी दिखने लग जाएगा जो नेपाल में दिख रहा है। कर्नल आरएसएन सिंह, मैं गलत कह रही हूं? दोस्ती निभाने पर होती है सर, दोनों तरफ से निभाई जाती है, जैसे भारत ने निभाई है, साल दर साल निभाई है। कर्नल आरएसएन सिंह, डायमेंशनल अगर रिलेशन हो, देखिए मैंने 2010 में एक किताब लिखी थी द अनमेकिंग ऑफ नेपाल जी, और मैं पूरे दौरे के पश्चात मैंने बहुत एक्सटेंसिव दौरा किया था। हाँ। और वहाँ प्रेसिडेंट से लेके सभी से मैं मिला था, और आपको टाइटल से खुद समझ में आ जाएगा द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। देखिए हम नेपाल के लोगों की बात नहीं कर रहे, हम हाँ। जाहिल, हम ये खूनी जो कम्युनिस्ट जो है उसकी बात आप अलग करें। लोगों इसमें नेपाल के लोगों से हमारा रिश्तेदार है भाई नेपाल में है, तो ये बोलते जा रहे हैं, मैं उनको एक बार बता दूं। ये एक मिनट यार, नहीं कर्नल आरएसएन सिंह, मैं एक बार उन्हें बोल दूं कि वो उनके पास वापस आऊंगी। अभी आप बोल रहे हैं, मैं गोपाल जी आपके पास आऊंगी। बोलिए कर्नल सिंह, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि ये देखिए, ये समागम जो हुआ है जिहादिज्म और कम्युनिज्म का भी जो हो रहा है नेपाल, इनको इन बेशर्मों को बता दें, ये कम्युनिस्ट को और जिहादी को, कि अरे तुमने वहां पे अफगानिस्तान के वॉर में किसके खिलाफ, जिहादिज्म वर्सेस कम्युनिज्म हुआ था। अब यहाँ पर ये आ गए हैं तो ठीक है, हमको मंजूर है। एक हमारे यहाँ शब्द होता है नक्शेबाजी, ये नेपाल के इनको बहुत ये बात, ये आप अपना नक्शा लेके चलो, हम भी नक्शेबाजी करेंगे और देखते हैं किसका नक्शा प्रिवेल करेगा। जहां तक बातचीत की बात है, लिपू लेक पर कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरा, आज मैं आपको ये भी कह देता हूं, एक जिम्मेदार, ये बेटी और रोटी ना इन नलायकों को हम कभी बेटी देंगे और ना इनको रोटी देंगे। और तीसरी बात, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सप्लाई रूट, ये जो चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो आपने वो पूरा बेड़ा उठा रखा ना, और इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो ये देखो, ये चाइनीज अगर आपको बहुत पसंद आते हैं तो आपको मुबारक हो, बड़े पीड़ा के साथ मैं ये कह रहा हूं। तीसरी बात, आप चाहे ओली आए या पर एक मिनट यार, एक मिनट,
ओली आए या प्रचंडा आए, कोई फर्क नहीं। ओली नेपाल के एम्बेसडर के घर में मीटिंग हुई है और वहां पे नेपाल के एम्बेसडर ने इनको कहा कि बीजिंग से 2 शर्तें आई हैं, एक कि आप लिपू लेक का ये नक्शा ये करेंगे, और दूसरा ये भी बता रहा हूं मैं आज ब्रेकिंग न्यूज कि इन्होंने एग्री कर लिया है कि लिपू लेक एरिया में नेपाल आर्मी के गार्ड में ये 3000 पीएलए सोल्जर्स लाएंगे। अरे इन्होंने अपने खुद आर्मी को ये दुश्मन मानते हैं। इन्होंने वो 16,000 लोगों को खून करने वालों को इन्होंने नेपाल आर्मी में इंडक्ट किया है, और आज तुम सॉवरेनिटी और बेटी और रोटी की बात करते हो। सर, बेटी और रोटी की बात करते हो, कोई बातचीत नहीं होगी सर। मैंने कोई बातचीत नहीं होगी, न बेटी न रोटी, और अपनी शक्ल मत दिखाओ। मैंने पहले ही कहा कि शक्ल मत दिखाओ तुम। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ गोपाल जी, गोपाल जी, क्या कोई रिश्ता नहीं है? मैं सुदेश जी के पास जाऊंगी, लेकिन गोपाल जी बहू का न तेल का कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। गोपाल जी रिश्ता नहीं है। गोपाल जी, मैं आपको बता रही हूँ, राजा फैसल भी सुन रहे हैं, फकर यूसुफजई भी सुन रहे हैं। एक बात मुझे बताइए और फिर सुदेश वर्मा के पास में जाऊंगी। पहले गोपाल जी, फिर सुदेश जी। मैं गोपाल जी एक छोटी सी बात कह रही हूँ, आपका काठमांडू का एयरपोर्ट भारतीय ग्रांट से बना, आपके यहाँ पर कोसी डैम, वीर हॉस्पिटल, ये सब सर न जाने कितनी चीजें हैं जो भारतीय ग्रांट से बनी, लेकिन 1 इंच जमीन पर कभी हक नहीं जताया हिंदुस्तान ने। 1 इंच जमीन पर कभी हक नहीं जताया। ये हिंदुस्तान की दोस्ती रही है। आपको भी पाकिस्तान बनना है, आपको भी पाकिस्तान बनना है कि कॉरिडोर बनाते बनाते जमीन भी ले ली, कॉरिडोर बनाते बनाते जमीन भी ले ली। यदि डिस्प्यूटेड लैंड है तो आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? एक सेकंड, एक बात आपने जो कर्नल आरिफ सिंह से एक मिनट, अपने गोपाल जी से बात करें, सुदेश जी और गोपाल जी बनाया गया है, तो क्या मुझे आप ये बताएं कि आपको ग्रांट की जरूरत नहीं थी किसी जमाने में? सर, जब आप इंडिपेंडेंट हुए थे तो क्या आपने रशिया से सपोर्ट नहीं लिया? नहीं, गोपाल जी आप मेरी बात नहीं समझे, गोपाल जी आप मेरी बात नहीं समझे। सुदेश जी आपको जरा समझाएंगे, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए सर। जब रिश्ता होता है दोस्ती का, जब रिश्ता होता है दोस्ती का, तो मदद की जाती है, जैसे हमने की, लेकिन जमीन नहीं हड़पी सर। वहां चीन ने जमीन हड़प ली है पाकिस्तान की। आपके भी तो कुछ लोग रातों रात चाइनीज हो गए, उस गांव का जिक्र कीजिए ना। वही होगा फिर वही होगा नेपाल में भी, और पाकिस्तान में तो हो ही रहा है। उस गांव का भी जिक्र कीजिए ना जो हड़प लिया। यदि आपके प्रोग्राम में गेट्स का बोलने का मौका ही नहीं है, नहीं गोपाल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप उस पर रिफ्लेक्ट करें। देंगी आप उस पर रिफ्लेक्ट करें सर, जो मैंने बोला। तब मैं बोलूंगा। मैं बोलूं सुचरिता? बोलिए सुदेश जी। देखिए मुझे कर्नल आरएसएस सिंह ने जो कहा वो गुस्से को समझने का प्रयास करें। हम लोग नेपाल को अपना भाई मानते हैं। एक डिफरेंट आइडियोलॉजी की सरकार आई है, वो आइडियोलॉजी ही हमारे खिलाफ है, वो आइडियोलॉजी विस्तारवादी है, और इसीलिए देखिए इस आइडियोलॉजी के हम खिलाफ है। नेपाल से तो हमारा इतना पुराना संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, इसको तो समझ ही नहीं सकते। 2 कल्चर है ही नहीं, एक कल्चर है, सिर्फ 2 बाउंड्री है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन। और हम क्यों नेपाल की टेरिटरी को कब्जा करेंगे बताइए? नेपाल के विकास में हम लोग का जो पार्टिसिपेशन रहा है, इसको क्या कोई नकार सकता है? लेकिन चाइनीज आइडियोलॉजी में आके आप अपने रिश्तों को मत भूलिए। ये आइडियोलॉजी ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है। चाइना आपका दोस्त नहीं हो सकता। चाइना क्या कर रहा है नेपाल में हम लोगों को ही पता है। तो ये थोड़े से टेम्पररी गेम्स के लिए कि आप चाइना के साथ चले जाएंगे, चाइना कुछ नहीं करने वाला, हम ही आपके काम आएंगे। क्योंकि देखिए हम अगर आपके लिए कुछ करते हैं तो कुछ ये सोच के नहीं करते कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना फर्ज मानते हैं। आप हमारे सबसे विश्वसनीय पड़ोसी रहे हैं। जो हमारे रिश्ते हैं उस रिश्ते के ऊपर हम आप पर निछावर करते हैं प्यार, इसलिए थोड़ी ना कि आप भी नहीं। लेकिन अगर आप सही बातों को नहीं समझेंगे, अब मैं चाहती हूँ कि गोपाल जी इस पर बोले। गोपाल जी, ये गलत होगा। नेपाल की जनता ये नहीं कभी। गोपाल जी, हमारा रिश्ता हमेशा बराबरी का और दोस्ती का रहा है सर। बताइए सर, बताइए। देखिए मुझे बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगा, बोलिए। इंटरप्शन हो जाता तो थोड़ा मजा नहीं आता। मैं नहीं इंटरप्ट अलाउ टू स्पीक समथिंग। मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको, आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरे आइडियोलॉजी की कोई गवर्नमेंट आए हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि ये लोकतांत्रिक तरीका से चुन के आई हुई गवर्नमेंट है, ये 5 साल के लिए सिर्फ।
हाँ। यदि आप ऐसे गवर्नमेंट के साथ में आपके फॉरेन पॉलिसी अथवा आपकी सरकार इसको हैंडल नहीं कर सकती है, तो आपकी दोस्त हुई ना, आप दोषी हुए ना, एक बात। दूसरी बात में आप हमारी टेरिटरी को अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लीजिए और दोषी भी हमें करार करिए। ये तो प्रिंसिपल अपनाइए। आपको सुदेश जी उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। सुदेश जी, मैं चाहती हूँ कि वो बोले। गोपाल जी रहता हूँ, बोलिए। मैं समझ सकता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि किसी दूसरे देश अगर बोल रहा हूँ तो उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। सर आप बोलिए, आप ये बोलने में बहुत समय ले रहे हैं सर, बात बोलिए। जी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि somebody interrupts, then how can I say something? नहीं सर, we are listening to you, we are listening to you. This is a debate platform, no गोपाल जी, so people will interject. आप बोलिए सर। प्लीज देखिए, नेपाल में एक नया गवर्नमेंट है, तो नए सिरे से ही ऑब्वियसली आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी तो एक ऑब्वियस बात है। हाँ। दूसरी बात, आपने कहा कि नेपाल चीन के उसमें टिल्ट हो गया है, ये भी सत्यता नहीं है। आप काठमांडू के नजरिए से देखिए, हम एक सोवरेन कंट्री है, सोवरेन कंट्री का मतलब जो डिजायर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है कि हम बैलेंस करके जाए रिलेशन। तो पहले स्वाभाविक बात था कि अगर कोई गवर्नमेंट अगर आपके साथ में बहुत अच्छा था तो आपने उसको बहुत प्रेज किया। यदि अब गवर्नमेंट अगर दूसरे, अब सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। गोपाल जी, चीन, देखिए सुनिए मेरी बात, भारत और नेपाल के रिश्ते सरकारों के हिसाब से तय नहीं होते हैं सर, सालों से चलते आए, दशकों से चलते आए ये रिश्ते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां सरकार बदली तो ओनस हम पर आ गया कि हम रिश्ते सही रखें। सर वही जिम्मेदारी तो आप पर भी थी, वही जिम्मेदारी आप पर भी थी। मैंने आपसे कहा कि कैसे रातों रात एक गांव नेपाल का वहां रह रहे लोग चाइनीज हो गए क्योंकि चाइना ने हड़प लिया जमीन। अब वही सर वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। मैं राजा फैसल पे जा रही हूँ, राजा फैसल और श्रीराम चौलिया को लीजिए। एक मिनट, मैं राजा फैसल पर जा रही हूँ। राजा साहब, रिलेशन की अगर आप बात करती हैं तो बहुत अच्छा है और ये रहेगा भी, क्योंकि एक डायमेंशन नहीं है। ठीक है, मैं राजा फैसल पर जा रही हूँ। राजा साहब और श्रीराम चौलिया को लीजिए। राजा जी, मैंने कुछ गलत कहा सर? एक बात बताइए, कॉरिडोर बनाते रोड बनाते आधा मुल्क तो आपका चला ही गया चीन के हाथ में। आपने बिल्कुल गलत कहा। आप पूरा का पूरा कब दे रहे हैं चीन के हवाले? आपने बिल्कुल गलत कहा। और अगर आप पाकिस्तान आना चाहती हैं तो मैं आपके वीजे के लिए इंतजाम करता हूं। आप पाकिस्तान आइए, मैं आपके साथ चलूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं जिस पे कब्जा हो गया है। आप गलत बता रही हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि आपको चाइना से मार पड़ी है। आप गलत बता रही हैं। आप, और दूसरी बात यह कि आप गोपाल जी को सीरियस लीजिए। गोपाल जी ने राजा फैसल साहब, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान आने के लिए सर दुनिया में बहुत खूबसूरत देश हैं। अच्छा, सुनिए मेरी बात। अगर मैं पाकिस्तान आने के लिए वीजा देने की बात ये सब मत करिए। आप लोग थोड़े दिन में वीजा की भी हालत थमा देंगे चाइना के हाथ। चाइना के लोग सीधे आपके देश में आएंगे और थोड़े दिनों में पूरी टेरिटरी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होगी। ये तो हकीकत हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की। जो नेपाल में हुआ सर वो हमने दिखाया, आधा तो आपने ले लिया है, वो इंडिया नहीं, ये आधा तो उन्होंने ले लिया है सर। ये क्या, ये पूरी दुनिया जान रही है। आपने थमाया है क्योंकि कर्ज आप लोगों का इतना है, IMF से जो लेते हैं उससे ज्यादा तो चीन से लिया आपने। बिलीव करता है वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन कर रहा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब वो नेपाल के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहता है, आपके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, इंडिया को तकलीफ क्या है? इंडिया को तकलीफ सिर्फ और सिर्फ ये है, इंडिया को तकलीफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो उसकी धौंस और धांधली काठमांडू पे चलती थी वो अब नहीं चलेगी। और जो पहले आप ये बात कर रही थी कि आपने काठमांडू एयरपोर्ट दिया, आपने हॉस्पिटल्स दिए, तो क्या आपने काठमांडू एयरपोर्ट और उसी के लिए तैयारी करते हैं? श्रीराम जी, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल इसलिए दिया था कि कल को आप उनकी लैंड लेते रहेंगे। दशकों में सदियों में नहीं किया, अभी क्या करेंगे सर? जिन कंट्रीज को आप भाई कंट्री कहते हैं, एक मिनट, मैं आपसे बोल रही हूँ श्रीराम जी, ये राजा फैसल साहब शायद समझ नहीं रहे कि थोड़े दिनों में पूरा पाकिस्तान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही होने वाला है। चीन के बढ़ते दबदबे के कारण, चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए बलूचिस्तान में उपद्रव मचा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज खुद की 40%
ओनरशिप चीन के हाथों में है। हाँ। इसीलिए हमला हुआ था। और बलूचिस्तान में जो अभी छिड़ी है, जो रिवोल्ट चल रहा है, उसके पीछे भी चीन का हाथ है, क्योंकि चीन पूरी तरह बलूचिस्तान की गैस और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए सीपेक बनाया है। और ये कह रहे हैं कि हमारी अलायंस है, ये कहते हैं कि हाँ जी हमारी बराबरी का ये चीन के साथ है रिश्ता। असलियत ये है कि बलोच एक ही कौम है अभी पाकिस्तान के अंदर जो उठ खड़ी हुई है, कहते हैं कि हमें चीन का कोलोनियलिज्म मैं एक बड़ी बात कह रही हूँ, इसीलिए बलूचिस्तान का जो मैं इससे बड़ी बात कहूंगी सर, मैं एक सवाल पूछूंगी बस। और उसी तरह नेपाल में भी जो गोपाल जी कह रहे थे वो भी गलत है, इसलिए क्योंकि चीन की जो एम्बेसी है, सबको मालूम है, RSN सिंह जी भी कह रहे थे कि वहीं पर पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। मैं मेजर जनरल जाते हैं, सुनिए KP शर्मा जाते हैं। भाई राजा फैजल, आपको अपने आप को, सर मुझे ये कहना नहीं चाहिए, आप मेरे मेहमान हैं, आपको अपने आप को देखने का बहुत शौक है, आप कंटिन्यूस बोलते हैं सर। ये पल्ले बांध लीजिए सर, ऐसे मत करिए, मेरे बहुत पैनलिस्ट हैं, बहुत पेशेंस से इंतजार करते हैं और बोलते हैं, आप कंटिन्यूस बोलते हैं सर। गुलामी तो सुनिए, मैं मेजर जनरल KK सिन्हा के पास जा रही हूँ। सुनिए, मैं एक चीज कहूंगी, मेजर जनरल KK सिन्हा, सब लोग एक एक करके बोले तो आवाज समझ में आएगी प्लीज, वरना मुझे आप लोगों का ऑडियो डाउन करना पड़ता है, वो मैं चाहती नहीं हूँ। मेजर जनरल KK सिन्हा, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? एक गांव के लोग नेपाल में एक दिन उठे और उन्हें पता लगा चीन का कब्जा है, अब वो चीन के अंडर आ गए, अब वो चाइनीज हो गए, अब ये हकीकत हो जाएगी, ये हकीकत हो जाएगी पाकिस्तान की भी और नेपाल की भी 100%। सुने सुचारिता, 1950 में फ्रेंडशिप हमारी ट्रीटमेंट हुई थी इनकी हमारे साथ और नेपाल के बीच में। उस समय क्या डर था इनको डर था कि चाइना आ जाएगा, जैसे उसने तिब्बत ले लिया और नेपाल को ले लेगा। इन्होंने हमारे पास भाग किया है। उस समय राजा होते थे, किंग साहब, उन्होंने हमारे पास आए, हमने कर दिया। उसके साथ एक सीक्रेट लेटर है, उसकी कभी नहीं कहेंगे, एक सीक्रेट लेटर उसके साथ है, उसके अंदर में उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी, और इन्होंने चाइना से कब किया? ये इन्होंने 60 के दशक में किया, 1960 में। और आज चाइना ने क्या 5G कहता है, माउंट एवरेस्ट उसका है। ये बैठे गोपाल साहब बोल रहे, उसने कह दिया माउंट एवरेस्ट हमारा है, आप गांव की बात कर रहे हैं। ये जिसके ऊपर पूरा का पूरा नेपाल डिपेंडेंट है। नेपाल की जनता विद्रोह करने के लिए खड़ी है। मैं जो बातें कर रहे हैं, मैं फकर यूसुफजई से सीधा पूछ रही हूँ। नेपाल को छोड़ देता हूँ, मैं राजा साहब को बताऊंगा। राजा साहब, एक मिनट, नेपाली गोरखा, मेजर जनरल सिन्हा एक मिनट, मेजर जनरल सिन्हा एक मिनट, मैं फकर यूसुफजई से पूछ रही हूँ। फकर यूसुफजई को लाइए। फकर साहब, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि चीन कुछ कहे और वो जी हुजूरी ना करे, वो हाँ में हाँ ना मिलाए? ये हो सकता है क्या सर? आप सोचिए, आप तो आवाम है वहां की, आप ये सोचते हैं कि ये मुमकिन है? बिल्कुल। अब आप ऐसे चंगुल में फंसे हैं कि आपको हाँ कहना ही है। हाँ बिल्कुल। नहीं, बात सुने पहले। 1962 में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना ने आपसे लिया हुआ है। पाकिस्तान का तो कोई इलाका इस किस्म का नहीं है जिस पे जंग हुई और चीन ने कब्जा किया हो। तो इसलिए मेरे ख्याल सर, कौन सा देश ऐसा, सर कोई मुल्क इतना बेवकूफ नहीं है जहाँ पर बिना लड़े जमीन मिल रही है, वहाँ लड़ाई कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं। नहीं, जहाँ बिना लड़े जमीन हाथ में आ गई वहाँ लड़ाई कौन करता है? फकर साहब, आप लोगों ने तो बिना लड़े थमा दी, लड़ाई क्यों होगी वहाँ? पूरा पाकिस्तान अपना है, कब्जा किया था, पूरा पाकिस्तान अपना है, यही सोच है चीन की। और क्यों ना हो, आप लोगों का कब्जा हुआ। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी गुलवान वैली के अंदर आपके इलाके को कब्जा किया गया, वो रिवर्स नहीं हो रहा, चाइना वापस नहीं जा रहा। भाई आप उसकी फिक्र नहीं करते, आपको ये फिक्र है कि पाकिस्तान का जो सीपेक प्रोजेक्ट है उससे चाइनीज आके पाकिस्तान में कब्जा कर लेंगे। इकोनॉमिक टाइज है पाकिस्तान के चाइना के साथ। पाकिस्तान से जो लोग हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी, हमारी कोई जमीन उनके पास ना है और ना कभी होगी। $5 अरब आप लोगों ने पिछले 5 सालों में लगाए। एक मिनट, मैं फकर यूसुफजई आपको मैं ले रही हूँ सीधे, मैं कर्नल RSN सिंह को लूंगा। सुनिए फकर यूसुफजई, पहले तो जानकारी दुरुस्त कीजिए। ये दो सुपर पावर्स के बीच का विवाद है, उसे जैसे भी सुलझाया जाए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग पिछलग्गू बनना कब बंद करेंगे, या फिर ये आपके हाथ में नहीं है? मैं ये कह रही हूँ, ये आपके हाथ में क्यों नहीं है?
क्योंकि जितना आप लोगों ने कर्ज लिया है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से, उससे ज्यादा आपका देश चीन से ले चुका है। ठीक है। आधी जमीन पर चीन की फैक्ट्रियां, कंपनियां, सीपेक चल रहा है। ठीक है, मैं गलत कह रही हूं क्या? ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप कह रही है कि 90 बिलियन US$ का प्रोजेक्ट है सीपेक, और आपने बात की कि 2 सुपर पावर्स के दरमियान, मुझे नहीं पता कि जो सुपर पावर होता है वो अपने आप को सुपर पावर कभी नहीं कहता। अगर हिंदुस्तान बन गया, हमें नहीं पता, हो सकता है मुझे मतलब इसकी जानकारी ना हो, मतलब मैं कोशिश कर लूंगा कि इसको समझूं कि कब से सुपर पावर बना है हिंदुस्तान। नहीं मानेंगे हिंदुस्तान का चाइना के साथ जब भी मामला आया है तो उनको हमेशा ये नहीं, मैं मानने की बात नहीं है, मैं ये बात कहता हूं, मैं ये बात जारन कहता हूं, ओपनली कहता हूं कि हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का फर्क है, पॉपुलेशन का फर्क है, GDP का फर्क है, सारी चीजों का फर्क है। हाँ, क्योंकि हमारे एक राज्य के बराबर है पाकिस्तान। सुन लीजिए, हमारे एक राज्य के बराबर पाकिस्तान है और उसकी GDP भी उतनी ही है, लेकिन तब भी वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता। इसका ये मतलब नहीं है कि समझ लीजिए इस बात को। आपका मुल्क तो छोटा है ना, तो उसका विस्तार करने की ज्यादा आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कर पाते हैं क्या आप? अब चलिए, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, लेट्स नॉट डिरेल द डिबेट। मैं सीधे मैं डिरेल नहीं कर रही हूँ डिबेट को, मैं सीधे ये पूछ रही हूँ RSN सिंह साहब। हम अपने ताल्लुकात नहीं, मैं डिरेल नहीं कर रहा। हाँ, बोलिए, फिर मैं RSN सिंह। छोटे और बड़े मुल्क का फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान उनसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से बड़ा मुल्क है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई चीज उनको अफगानिस्तान को सर, नेपाल कितना बड़ा मुल्क है? अपना काम करो, हमने नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं फकर यूसुफजई आपसे पूछ रही हूँ, नेपाल कितना बड़ा मुल्क है? मैं आपको जस्ट नेपाल कितना बड़ा मुल्क है? आज तक नेपाल की संप्रभुता पर कोई खतरा हिंदुस्तान की वजह से हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आज तक नेपाल का कोई हिस्सा ऐसा हुआ है कि भारत ने हड़प लिया हो? नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि छोटे और बड़े से फर्क नहीं पड़ता, नियत से फर्क पड़ता है। नियत अगर खराब हो तो हर मुल्क की जमीन हड़पने चल दो, जैसे चीन कर रहा है। हम नहीं करते। देखिए सुचारिता, अगर नहीं, ठीक है, मैंने कहा ना कि आप चीन के साथ आपने पिछले मतलब 2 हफ्तों से 15 जून को आपका मसला हुआ था, पाकिस्तान के साथ क्यों डायलॉग नहीं हो सकते? क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ एक डिस्प्यूटेड रीजन चाइना? मैं कर्नल RSN सिंह के पास जा रही हूँ, एक मिनट सुनिए। यूनाइटेड नेशन पता साहब, आपने अपनी बात रखी, RSN सिंह साहब, छोटे बड़े मुल्क से क्या होता है? नियत खराब है तो वही करेगा जो चीन कर रहा है। हमने तो नहीं किया नेपाल के साथ कभी ऐसा। नहीं मैंने एक, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आपको इन्होंने दावत दिया कि पाकिस्तान घूमने आइए, तो हम घूमने वहां जाते हैं जहां उसका किसी उस जगह की जहां अपना इतिहास होता है, अपना भूगोल होता है, अपना संगीत होता है, अपना संस्कृति होता है। ये सब भारत से लिया हुआ, तो हम क्या देखने आएंगे? नेपाल की भी वही बात है। ये शख्स क्या क्या सॉवरेनिटी वगैरह की बात कर रहे थे। अरे हमारे अखबार उठा के देख लो, और अपने नेपाल के अखबार, आप जर्नलिस्ट हो ना, कल की अखबार में देखना, प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव, प्रॉपर्टीज इन नोएडा। बताऊं तुम्हारा ओली का घर कहां है, प्रचंडा का घर कहां है, और तुम्हारा भी घर होगा यहां पे, और यहां के अखबार उठा के देख लो, ठीक है ना? तो ये मतलब 1 करोड़ से ऊपर नेपाल के इस शख्स का शकल हटाओ। ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसको हटाओ यहाँ सामने से, हटाओ इसको सामने से। हम हमारी बात, मैं अभी दूसरी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कल की अखबार, ये जर्नलिस्ट है ना, इसको बोलना अपनी अखबार उठा लेगा, प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव, प्रॉपर्टीज इन नोएडा, प्रॉपर्टीज इन भोपाल, और आप यहां पर आप देख लो। तो मैंने वो कहा कि देखो ये जो नौटंकी कर रहे हो ना, ये जिहादी और कम्युनिस्ट मिलके, नेपाल के लोग नहीं बना के रखे हैं। ये आपको हंसी क्यों आ रही है यूसुफजई साहब? आपका ये आपकी योर स्माइल, योर वेरी डर्टी स्माइल, तुम्हारी ये मुस्कुराहट बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। नहीं, हटाओ इसको हटाओ। ये बहुत शंका क्यों करते हैं? तुम हंसो मत, है जिहादी, चुप। एक मिनट, हंसो मत। मैं गोपाल जी के पास जाऊंगी। सुनिए, कोई संकट नहीं है,
मैं गोपाल जी के पास जाऊंगी और उसके बाद मैं सुदेश जी को लूंगी, एक एक करके बात रखेंगे। नहीं, ये जो नाराजगी है ये उनकी स्वाभाविक है। ये नाराजगी, अगर यूसुफ भाई मैं एक बात बोल दूं, आरएसएस सिंह की नाराजगी व्यक्तिगत रूप से आपसे नहीं है, लेकिन जिस जिहादी प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान आगे बढ़ाता है आतंकियों को भेज-भेजकर, उसके खिलाफ नाराजगी है। आप प्लीज समझिए इस बात को। इनको बताएं कि सुनिए सुदेश जी को लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही है, तुम्हारा बॉर्डर है नेपाल से, तुम्हारा बॉर्डर है नेपाल से, तुम्हारा बॉर्डर है नेपाल से। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये नाराजगी फकर यूसुफ सही, हमारा नाराजगी कर्नल आरएसएस की, तुम दोनों का बाप बन गया है चीन। ये कर्नल आरएसएस की नाराजगी जिहादी प्रोपेगेंडा के खिलाफ है, जो पाकिस्तान लगातार चलाता है, जिस तरह से आतंकी पेडल करता है उसके खिलाफ है। नहीं, ये जिहादियों, मैं श्रीराम जी को ले रही हूँ, मैं श्रीराम चौलिया को लूंगी और गोपाल जी को लूंगी। एक मिनट, मैं गोपाल जी के पास पहले जा रही हूँ, और वो सुनो, जब पहले गोपाल जी के पास जा रही हूँ चाइनीज एम्बेसडर और श्रीराम चौलिया को लूंगी मैं। गोपाल जी, ये नाराजगी आप समझ पा रहे हैं किस तरह से आपके और हमारे मुल्क के बीच एक रिश्ता रहा है? वो रिश्ता हमने हमेशा निभाया है, मैंने फिर कहा हमेशा निभाया है। और आपको क्या लगता है कि हमने नहीं निभाया है? सर जिन्होंने नहीं निभाया है, जिन्होंने सर पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की, उनको खुद उनके देश में पता चल रहा है अभी। मैं समझता हूँ। श्रीराम जी एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं एक बात बोलिए कहना गोपाल चाहूंगा कि आप सीधे ये बता रही हैं कि नेपाल भारत का रिलेशन खराब हो गया। ये कौन कहता है साहब? इससे तो थोड़ा सा बताएं, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि नेपाल भारत का रिलेशन खराब हो गया है? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा, आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा रिलेशन खत्म हो गए। नहीं गोपाल जी, ये अगर ये बताते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं नेपाल के साथ भारत के साथ हमारे बहुत प्यारे संबंध हैं, है ना, और हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं और ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर चेंज पर्सपेक्टिव में अगर थोड़ी सी डिस्टिंक्ट आ जाता है तो नहीं सर, गोपाल जी मुझे आपको रोकना होगा। देखिए गोपाल जी, मैंने आपसे ये कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ गोपाल जी, आपके साथ नेपाल और भारत के रिश्ते इतने मधुर रहे हैं, लेकिन तब भी जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, नक्शा बदलकर मोर्चाबंदी का, जिसने रचा उसकी मोर्चाबंदी वहां नेपाल में हो रही है। मैं ये कह रही हूँ रिश्ते तो मधुर हैं और मधुर ही रहेंगे। हम सुनिए सर, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आपकी जमीन कभी नहीं हड़पते, ना हड़पेंगे। उन्होंने कहा छोटा मुल्क बड़ा मुल्क, हमने तो कभी छोटा मुल्क नहीं माना आपको, हमने आपको कभी छोटा मुल्क नहीं माना। नहीं हड़पी हुई है, सुनिए ना गोपाल जी, हमने आपको कभी छोटा मुल्क नहीं माना, लेकिन जिसके कहने पर, जिस देश के इशारे पर ये मोर्चाबंदी कर रहे थे, वो तो आपकी जमीन हड़प गया, आप बैठे रह गए। नहीं ऐसा नहीं है, आप बैठे रह गए सर। किसी के हिंट क्या कर लिया आपने? हमें कोई हिंट नहीं कर सकता, हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। रही बात एक में, यदि आप उधर से दिल्ली से ये देख रही हैं कि किसी नॉर्थ का अगर किसी का इसमें कंस्पिरेसी है, तो मैं सीधे से इस चीज को खारिज करता हूँ। एक बात। दूसरी बात, अगर डिस्प्यूटेड लैंड है तो उससे बात करने नो सर, डिस्प्यूटेड कोई लैंड नहीं है, ये सिर्फ जालसाजी है, डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे भारत के साथ श्रीराम चौलिया अवसरवादी भी है। ठीक है, अब आपने अपनी बात करनी है, श्रीराम जी के पास जा रही। श्रीराम जी, सुचेता, एक तो केपी शर्मा ओली अवसरवादी है, पक्का अवसरवादी है। केपी शर्मा ओली कुर्सी बचाने के चक्कर में कल को भारत के साथ सुलह भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, और हम इनकी पूरी जो पुरानी इनकी जो पूरी हिस्ट्री है ये अच्छी तरह भली भांति हम उनसे परिचित हैं। सवाल ये नहीं केपी शर्मा ओली क्या कर रहे, सवाल ये है कि चीन की जो एम्बेसी है वहां पर वो क्या करती है। चीन की जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो आपके ये जो माओइस्ट और कम्युनिस्ट की जो गठबंधन किसने बनाई थी, आप ये बताइए गोपाल जी। इलेक्शन के बाद ये यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्टीज ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं था, ये जियो पॉलिटिकल था। बाहर से चीन ने धक्का दिया, बाहर से चीन ने पैसा दिया, तभी जाकर ये बनी है, और अब ये टूट रही है। ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं थी, ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल कृत्रिम
गठबंधन थी जो आज टूट रही है, वो तो टूटने के कगार पर है। इसमें भारत को ब्लेम कर रहे हैं केपी शर्मा ओली, क्योंकि वो जानते हैं कि बाजी हार चुके हैं। बाजी हार चुके हैं कि सुचरिता ये लोग, और अब जनता जो है, नेपाल की जनता, वो इनके सर पर चप्पल मारने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तो कोरोना का संक्रमण हो रहा है, दूसरा बाढ़ है। नेपाल की जो समस्या है इसको हल करने के बजाय इन लोगों ने कहा कि चलो भाई भारत से अभी पंगा लेते हैं नक्शों के ऊपर। ये तो पूरी डाइवर्शन थी गोपाल जी। ये आप जानते हैं, पत्रकार है, नेपाल की जो आवाम है वो क्या चाहती है, जो आम जनता है उसके हितों में काम करना चाहिए इन माओवादियों और कम्युनिस्टों को। लेकिन क्योंकि ये सुदेश जी के इशारे पे नाचते हैं। एक सेकंड सर, आप लोग सब स्क्रीन पर हैं, एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। मैं सुदेश वर्मा पर जा रही हूँ, 1 मिनट सुनिए सर। गोपाल जी रुकिए 1 मिनट, गोपाल जी मैं सुदेश वर्मा पे जा रही हूँ। सुदेश जी, इतने सालों हमारा जो रिश्ता नेपाल के साथ रहा है, हमने हमेशा वो निभाया है। छोटा बड़ा मुल्क कभी नहीं देखा, जो बात फकर यूसुफजई कह रहे थे, छोटा मुल्क है कोई बड़ा मुल्क है, हमने तो रिश्ता निभाया और बराबरी का रिश्ता निभाया है। लेकिन वहां देखिए किस तरह से उकसावे की कार्रवाई कर कर एक मुल्क पीछे भी हट लिया। अब क्या होगा? देखिए सुचरिता जी, भारत का इतिहास रहा है, भारत ने कभी भी अपने पड़ोसी के साथ ज्यादती नहीं की। ताकत होना और बात है, लेकिन आप कितने, देखिए इन्होंने बताया ना पाकिस्तान के आपके गेस्ट ने कि हमारी एलआई है। एलआई क्या, सही और गलत क्या, उस पर एलआई होता है ना। आप गुंडे का साथ दीजिएगा जो अतिक्रमण करना चाह रहा है, देश किससे चलेगा, विश्व किससे चलेगा, दोस्ती दुश्मनी से चलेगा या सही और गलत से चलेगा? नेपाल को ये समझना चाहिए, अपनी जियोग्राफी को भूलकर, अपने संस्कृति को भूलकर चाइना हमेशा चाहेगा, चीन तो यही चाहेगा कि नेपाल हमारा बफर स्टेट है, कैसे नेपाल पर इन्फ्लुएंस करे और हमारे संस्कृति सब चीज को तोड़कर एक झगड़ा क्रिएट करे। तो क्या हम चीन के अंदर आ जाएंगे? ये नेपाल की जनता नहीं साथ देगी। मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूँ, नेपाल की जनता के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ये सरकार जाएगी 100%, आप लिख के ले लीजिए। सर यहाँ पे तो नेपाल की जनता नहीं दे रही है साथ, वो विद्रोह सामने आ रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान का क्या करूं सर? वहां तो आवाम अगर बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पा रही है। वहां तो आवाम अगर बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पा रही। वहाँ तो सबसे पहले सुचरिता जी आप ये सोचिए, पाकिस्तानी गेस्ट से पूछिए कि जो सीपेक बन रहा है वो हमारी टेरिटरी पर बन रहा है, पीओके हमारी टेरिटरी है, कैसे इन्होंने कब्जा करके दूसरे को दे दिया। उसको तो हम जब भी खाली कराएंगे ही कराएंगे, और 38,000 किलोमीटर का जो जमीन की बात की उसको भी खाली कराएंगे। जमीन कोई हड़प नहीं सकता, वो जमाना चला गया और ये डिसाइड होगा, कोर्ट के थ्रू डिसाइड होगा, लीगल सिस्टम के थ्रू डिसाइड होगा। मेरे जनरल सिन्हा, ये जो बात सुदेश वर्मा कर रहे हैं, जी हाँ, देखिए ये धीरे धीरे टेरिटरी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है सर। हम सब जानते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ है, वहां की आवाम चाहे भी तो क्या बोल सकती है? अगर फकर यूसुफजई बोलना भी चाहे तो बोल पाएंगे क्या? राजा फैजल क्या कौन सा नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं क्या हम नहीं जानते? नहीं बोल सकते हैं। ये देखिए सुजाता जी, आपने बहुत सही फरमाया। ये दो राजा साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, इनकी छटपटाहट ये है कि ये जाना नहीं चाहते। वहाँ तो इनको मिलिट्री ने ऐसा दबा रखा है कि बोल ही नहीं सकते, तो उठ जाएंगे। हकीकत ये है, कितने बदतमीज शख्स हैं की पूरी एक सेकंड पूरी जमीन। एक सेकंड राजा फैजल, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुन ले आपको यहाँ पर मैंने आमंत्रित किया है दूसरों के बारे में गंदा बोलने के लिए क्या? बात कर रहा हूँ जो कि हमारे पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट को नहीं। अरे राजा साहब क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आप यहाँ पर आकर आपको बोलने का मैं मौका दे रही हूँ, बहुत नहीं है क्या आपके लिए? आप यहाँ आकर कुछ भी बोलेंगे, आप यहाँ आकर कुछ भी बोलेंगे और आप मेरे यहाँ पर एक सेना के अफसर को धमकाएंगे और आपको लग रहा है मैं आपको बोलने दूंगी? आपको लग रहा है मैं आपको बोलने दूंगी? राजा फैजल, ये चल रहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। पूरे के पूरे रेस बदल देंगे, समझे आप? हां चाइनीज आ जाएंगे, हां चाइनीज। वो उनके बहू बेटियों पर नजर डाल रहे हैं। अब ये जमीन शमीन तो गई इनकी, ये कुछ नहीं कर सकते हैं सर। अब वो सिर्फ यहाँ आकर एक झूठी दहाड़ दिखाते हैं, नस्ल बदल देंगे इनके। यहाँ आकर झूठी दहाड़ दिखाते हैं बस। दहाड़ना है तो वहाँ चीन के सामने दहाड़िए, दहाड़ना है तो राजा फैजल हिम्मत दिखाइए और दहाड़िए चीन के सामने। जमीन ले ली आपकी, मुल्क भी ले लेगा पूरा का पूरा। हिम्मत है दहाड़ने की आपके देश में? एक सेकंड, आपके देश में
जो चाइनीज कंपनीज ऑपरेट कर रही है वहाँ लोगों को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है, दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं देते। उइगर मुसलमानों पर बोलते नहीं, वहाँ बोलती बंद है, यहाँ दाढ़ते हैं, झूठी दाढ़ है, आपकी भूल है, ये झूठी दाढ़ है और ये झूठी दाढ़ नहीं चाहिए मुझे सर। मेरे सेना के किसी अफसर पर आप किसी तरह की कोई टिप्पणी मत कीजिए, इट इज नॉट वांटेड, नहीं चाहिए आपकी टिप्पणी। सुचारिता जी, पाकिस्तान की धरती पे चाइनीज कंपनियां, इनके जो वहां पर मुस्लिम हैं, पाकिस्तान उनको नमाज नहीं पढ़ने देती। सर ये झूठी दाढ़ है, मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि ये एक तरह का चंगुल है जिसमें फंस गए। अब मुझे नहीं पता फंस गए हैं या फिर यही चाह रहे हैं, मंशा यही है। लेकिन देखिए सर, बड़ी बात यह है कि हमने अपना रिश्ता हमेशा मुल्कों के साथ निभाया है, अगर दूसरी तरफ से निभाया नहीं जाता है तो फिर हमें जवाब देना भी आता है। बड़ी बात बस यही है। महाभारत में इतना ही समय मेरे पास था, बहुत बहुत धन्यवाद।